जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो साइंस में एचएम अनसॉल्व की तैयारी कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग जो है आज 2023 के आखिरी सेट यानी सेट 7 को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में सेट 6 को हम लोग अच्छे से मस्त तरीके से हम लोग उसको बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो हो सकता है बाई चांस कि पिछले वीडियोस में जो हम पढ़ा चुके हैं अगर वो आ जाए तो हो सकता है आपके लिए उसको हम यही बताएंगे कि आप लोगों को कि वो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे कि आप लोग इसको दोबारा फिर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पावर ऑफ लेंस -2.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो जब हमारे पास क्या हमें गिवन है फोकल, तो फार्मूला क्या होता है? P इक्वल्स -1/f, वो भी मीटर में। तो P इक्वल्स P तो हमारे पास 2.5 है, तो हम लोग कहेंगे F इक्वल्स -1/2.5। ठीक, अब ये मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0 ले लो, 25 4 ज़ा, तो F इक्वल्स -40 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि माइनस में है कॉनकेव मिरर में F U V तीनों माइनस में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ इलेक्ट्रिक पावर एंड रेसिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड एज P एंड R रिस्पेक्टिवली देन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर एंड रेजिस्टेंस आर एक्सप्रेस P एंड R जब है तो हम लोग एक बार पढ़ भी चुके थे, इसके बारे में स्टडी कर चुके थे सेट 3 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास अंडर रूट यानी रूट ऑफ P/R यानी डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर V1 and V2 respectively, then refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is। तो देखो यहाँ पर आप लोग स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर, तो मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है वो V1 है एंड मीडियम 2 में लाइट की जो स्पीड है वो V2 है। देन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव के बाद दोनों की जो मीडियम है हमने आपको बता चुके हैं। अगर मान लो कि दो मीडियम होती है, दो मीडियम, एक हमने सिंपल तरीके से आपको कहा था कि एक को हॉट लोगे एक को कोल्ड लोगे। अगर हॉट से कोल्ड में लाइट को ले आओगे, हॉट से कोल्ड में, तो कोल्ड में आने पर उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और अगर कोल्ड से हॉट में लाओगे तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेंगे, ν1 बाई ν2, ऑप्शन नंबर हम लोग क्लियर कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन फॉल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, ये तो ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं ये रॉन्ग है, तो इसको फॉल्स कर देंगे। तो सी ऑप्शन को हम लोग फॉल्स कर देंगे, सी ऑप्शन ही फॉल्स है, इसका स्टेटमेंट सी ऑप्शन का स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो 4 में सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। 5 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स फील्ड व्यू इन मैक्सिमम, तो ध्यान रखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स फील्ड व्यू इज मैक्सिमम। ठीक, तो मैक्सिमम तो हम लोग बहुत दूर की डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस की इमेज को देखने के लिए, उसके ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं। और बट अगर और कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को दिखाना और उस ऑब्जेक्ट को जो है छोटा करके दिखाना, स्मॉल करके दिखाना, और कॉनकेव मिरर का काम होता है उसको मैक्सिमम करके दिखाना।
ठीक है, उसको बड़ा करके दिखाना, ये कॉनकेव मिरर का काम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स ऑफ R and 2R ohms joined in series R1 and parallel R2 देन। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस जो है एक हमारे पास R है एंड एक हमारे पास 2R है, ओम ज्वाइंट इन सीरीज, दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है। R1 एंड R1 सीरीज में R1 है और पैरेलल में R2 है। देन द, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स ऑफ R and 2R, ठीक। तो जब इसको हम लोग यहाँ पर R1/R2 इक्वल्स 2/9, R1 इक्वल्स R2 9/2, R1/R2 इक्वल्स 1, R1/R2 इक्वल्स 1/9। वैसे इसके बी पार्ट को सही कर लो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को जो अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, उसमें सॉल्व भी करेंगे इसको। 7 में है 2 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड सो दैट मैकल ए ट्रायंगल द रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिक्स। तो 2 रेसिस्टेंस है, उसको जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, तो 2 + 2 + 2 यानी 6, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है IUPAC नेम CS3 CS2OH, तो मेथ एथ, तो एथेनॉल कहेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए को हम लोग करेक्ट कर लेंगे, एथेनॉल। इसके बाद 9 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, CH4 + O2 रिएक्शन CO2 + 2H2O + हीट एंड लाइट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 10 में है मेटल इज बेरियम, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन, तो इसमें मेटल कौन है, लिथियम, Li जो है यही आपका मेटल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 में है द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है क्या होता है, CaSO4 × ½ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर रिमेन, ये आपको सेट है 6 में और 4 में भी आपको बता चुके हैं, जो है ये 7 जो है प्योर वाटर का जो pH वैल्यू है वो 7 है, मतलब बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में है द फंक्शनल ग्रुप इन एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होना चाहिए, तो जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में ही है CHO, तो इसे ही आप लोग करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट, वर्ड्स, विल्ड एनिमल, पेट एनिमल, ग्रीन प्लांट्स। देखो वर्ड्स प्रोडक्ट जो बनाएंगे, तो वर्ड्स चिड़िया थोड़ी ना बना लेंगे हम लोग, वर्ड्स थोड़ी ना बना लेंगे, बिल्ड्स एनिमल थोड़ी ना बना लेंगे हम लोग प्रोडक्ट में, पेट एनिमल को थोड़ी ना बना लेंगे हम लोग ग्रीन प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है ये एक प्रोडक्ट है, ठीक। प्लांट्स को कह सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसी करेक्ट करना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है क्रॉसिंग बिटवीन लॉन्ग पी प्लांट्स कैपिटल टी एंड डार्क प्लांट्स स्मॉल टी shall yield इन फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन सभी लॉन्ग होते हैं बट हाइब्रिड लॉन्ग होते हैं, तो आप लोग कहोगे आल लॉन्ग प्लांट्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसमें देखो फोटोसिंथेसिस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर 17 में है कॉमन यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर डज नॉट हैव सेपल, पेटल, स्टीमेन और स्टिग्मा, तो स्टिग्मा जो है यही आपके पास राइट ऑप्शन करोगे आप लोग। 18 नंबर में है इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, तो थायराइड ग्लैंड और पैनक्रीज और पिट्यूटरी ग्लैंड और टेस्टीज देखो यहाँ पर जो इंसुलिन है ये इसमें आप लोग पैनक्रीज करोगे, ठीक है, ये मतलब आप लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करना। तो इंसुलिन की जो लेस अगर हो जाए हमारे बॉडी में, तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं ना, डायबिटीज हो जाते हैं लोगों को। हाँ, फिर है क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन्स प्रोमोट्स सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम कौन से हार्मोन्स का होता है,
तो ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। साइटोकाइनिन जो है ये हार्मोन्स का काम होता है। हार्मोन्स जो होता है ये क्या करना होता है, उनको सेल डिविजन करना होता है इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में ऑन बर्निंग फॉसल फ्यूल गिब्स। तो जो बर्निंग फ्यूल्स हमारे पास है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी जो है बर्निंग फॉसल ऑफ फ्यूल हम लोग गिब्स कह सकते हैं, मतलब इसको कह सकते हैं वन बर्निंग। ऑक्साइड कार्बन भी है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी है, यानी हम लोग कहेंगे ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव करेंगे हम लोग। ड्रा ए रे डायग्राम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉन्केव मिरर, राइट डाउन एंड टू यूज दिस मिरर। मतलब इन्होंने कहा है, तो हम लोग कहेंगे इन्होंने एक कॉन्केव मिरर इस प्रकार से बनाओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ इस जगह रखो कि वर्चुअल इमेज बने। तो आंसर हम लोग कहेंगे कि 1 या 21 जो भी आपके पास दे दिया जाए। सबसे पहली बात तो है कौन सा इमेज बनाएंगे हम लोग, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट क्या है, बस वहाँ पर हम लोग केवल देखते हैं कि हम लोग पॉलिश कहाँ कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग आउटसाइड पॉलिश करते हैं, कोई भी स्पेरिकल हो, हाफ स्पेरिकल हो, मतलब कोई भी स्पेरिकल हो, उसको हाफ करके बाहर की ओर यानी आउटसाइड अगर पॉलिश कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉन्केव मिरर। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये पोल हुआ, ये ईएमएन डोर हुआ, यहाँ पर मान लो कि ये आपका फोकस है और फोकस सेंटर, बस यही दो चीज़ दिखाते, बाकी इन्फिनिटी होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये सेंटर है। अब ऑब्जेक्ट जो है, जब फोकल लेंथ और पोल इनके बिटवीन में ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से दो रेज जाएंगी ना, यूं एक रेज जो एक जो पैरेलल होकर जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी, जो पैरेलल होकर जाएगी तो वो फिर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो फिर ये जो रेज है ये किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। और एक रेज को हम लोग ले जाते हैं कहाँ से, कर्वेचर ऑफ सेंटर से। जो कर्वेचर ऑफ सेंटर से किरण रे जाती है ऊपर फिर सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब ये दोनों को, यहाँ दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगा। तो दोनों की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, तो मिलेंगे नहीं कभी, तो इसको पीछे की ओर, बिहाइंड, ठीक, बैक साइड यूँ ले जाते हैं। और यूँ अगर ए और बी ये ऑब्जेक्ट है तो ए डैश एंड बी डैश जो है ये इमेज है जो कि वर्चुअल है। ठीक, और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि राइट डाउन एनी टू यूज दिस मिरर। तो जो मिरर है इनका यूज हम लोग किस में करते हैं, कॉन्केव मिरर का। जैसे मान लो कि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ तो हम लोग करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास ट्रैफिक वगैरह हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। जैसे अपने कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी हमारे पास गाड़ी हो, उस गाड़ियों में जो पीछे का बैक साइड देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। ठीक, टॉर्च में यूज़ करते हैं। इसके बाद कॉन्केव मिरर्स यानी सर्च लाइट एंड वेहिकल हेडलाइट्स, मतलब कॉन्केव मिरर। इसके बाद टॉर्च में यूज़ भी कर सकते थे, या जैसे मान लो कि जब भी हम लोग सेविंग वगैरह करने जाते हैं ना, तो उस समय जो है अपने इमेज को जो हमारा इमेज है वो मैक्सिमम बनाने के लिए भी हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ डिस्पेरेशन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म मेकिंग ए डायग्राम। ठीक, तो वाइट लाइट को जो है हम लोग किससे पास कराएंगे, ये प्रिज्म से। आंसर 2 में
ये कोई एक प्रिज्म है, ठीक, दिस इज ए प्रिज्म। इससे हम लोग क्या कराएंगे, एक कोई वाइट लाइट है, इस वाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास कराएंगे। पास कराने के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो जब तक परपेंडिकुलर नहीं लेंगे ना तब तक हम लोग लाइट को पास नहीं करा सकते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये लाइट यूं, लाइट की जो रेज है ये रेज यूं जाएगी, फिर से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, फिर रेज यूं जाएगी। अब ये रेज जो है टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी रेज, ठीक, 7 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जिसको हम लोग अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर नाम से जानेंगे, ठीक, विबग्योर, जैसे VIBGOUR, जिसमें डिविएशन सबसे मैक्सिमम डिविएशन है वायलेट का और मिनिमम डिविएशन है रेड का। इसे V मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक, ये इसका डायग्राम हो गया। इसके बाद इन्होंने आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, आंसर क्या है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है। कभी 3 कभी 21 2 ऐसे दे देते, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका कहना है कि ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या है, कोई भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कोई वायर हो, कोई भी मेटर हो, उसके ना तो हम लोग हीट में कोई चेंजमेंट लाएंगे ना उसके लेंथ में कोई चेंजमेंट करेंगे, ठीक। अगर हम लोग ना तो हीट में ना तो उसकी लेंथ में, ठीक, अगर हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं तो वी यानी और आई दोनों के दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं उसमें। फिर से एक बार, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी वायर हो या कोई भी मेटर हो, उस मेटर में अगर हम लोग उसकी लेंथ में, उसकी हीट में, ठीक है, या उसके एरियाज में अगर हम लोग कोई भी चेंजमेंट नहीं लाते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है और करंट है दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं। यही है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VYI इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट हम लोग क्या लेते हैं R, तो VYI इक्वल्स R, ठीक है। बट यहां पर इन्होंने एक कंडीशन हमसे ये भी कहा है, कंडीशन क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने ये कहा है कि एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ विद हेल्प ए सर्किट, एक सर्किट से इनको जो है आप लोग बताइए, ठीक, एक सर्किट से। तो देखो वेरिफिकेशन सर्किट के लिए हम लोग सर्किट में क्या क्या बना देते हैं, सबसे पहले जो अमीटर है एक सर्किट में, अमीटर लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, रेसिस्टेंस लेंगे, कंडक्टर लेंगे, स्विच लेंगे और हम लोग जो है उसमें बैटरी ले लेंगे, ठीक है, ये सब लेंगे और इसको जोड़ देंगे, ऐड कर कनेक्ट कर देंगे सबको, तो उससे हम लोग कहेंगे कि ये जो है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। बट वोल्ट मीटर और कंडक्टर दोनों को जो है हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना, बाकी सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है गिवन 3 रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यूज 2 ohm 3 ohm 6 ohm, व्हाट कॉम्बिनेशन शैल बी यूज्ड गिवन रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ 4.5 एंड 1। देखो 3 हमारे पास रेसिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 3 रेसिस्टेंस गिवन है, R1 इक्वल्स 2 ohm, R2 इक्वल्स 3 ohm
एंड R3 इक्वल्स 6 ओम। और इसको हम लोग किस कंडीशन में कनेक्ट कर सकते हैं, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं कि एक तो 4.5 आ जाए और एक तो 1 ओम आ जाए। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग कि 4.5 एंड 1, तो 1 लाने के लिए इन दोनों को सबसे पहले पहले हम लोग क्या करते हैं कि R2 एंड R3 connected, R3 are connected in parallel। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि 1/R इक्वल्स 1/6 प्लस 1/3। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम 6 हुआ ना, यहाँ पर एलसीएम हुआ 6, तो हम लोग कहेंगे कि 6 1 जा 6, 6 3 2 जा 6, तो 3/6, 6 1 जा 6, ये हुआ 2। तो हमारे पास R डैश इक्वल्स हम लोग कहेंगे 2 ओम। ठीक, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कहेंगे कि R1 एंड R डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, इनको भी पैरेलल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे 1/R इक्वल्स 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 1 प्लस 1 यानी 2/2 कैंसिल होकर 1, तो हम लोग कहेंगे R इक्वल्स 1 ओम। एक आंसर को तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक, और एक इनका कहना है कि 4.5, तो 4.5 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को अगर हम लोग, तो ये 9, अगर इन दोनों को हम लोग करेंगे तो हमें 3 हमें मिलेगा। ठीक, समझना, 6 को और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 1/3 और 1/3 करेंगे, ठीक है, आ जाएगा। देखो कैसे, समझना कि R1 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम लोग कहेंगे 1/R डबल डैश इक्वल्स 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम 6 3 2 जा और 6, ये हुआ ठीक 2 3 जा और 6 1 जा, तो 4/6, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 3, तो हम लोग कहेंगे कि R डबल डैश इक्वल्स 3/2, यानी हम लोग कहेंगे 1.5 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1.5 है, ठीक, 1.5 में इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 3 पॉइंट और इसमें ऐड करते हैं तो 4 पॉइंट, तो हम लोग एक काम करेंगे कि R डबल डैश एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्वल्स 1.5 प्लस 3, तो ये हुआ 4.5 ओम। एक आंसर हमारे पास ये आ गया, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे इसी का और में है कि एक्सप्लेन द प्रोडक्शन of magnetic field due to current flowing in a solenoid by making a diagram। तो जो सोलेनाइड है उसको डायग्राम बना के इन्होंने कहा है कि डायग्राम बना के बताइए। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि कोई भी सोलेनाइड ले लो, हम लोग कहेंगे 4 का और, तो आंसर 4, इसी का और करेंगे 4 के और में है। जैसे सपोज करो कि हम लोगों ने एक कोई सोलेनाइड ले लिया हमने, ठीक, और यूं वायर कर देंगे इसमें। ठीक,
जैसे ही इसको या तो अल्टर एसी से या डीसी से किसी से भी कनेक्ट कर दो, तो जैसे मान लो कि हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पर एक की भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें से करंट फ्लो होगी। जैसे करंट फ्लो होगी ना, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है वो रिलीज होंगे इनकी चारों ओर से। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगी ना, तब तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूं देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूं देखेंगे। ठीक, जो नॉर्थ फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में एंट्री कर जाएगी। ठीक, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडीशन और होता है कि ये अंदर अंदर भी ये एंटर कर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है, चलो अब हम लोग केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो इतने को पहले शॉर्ट कर लो, फिर केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिवन एग्जांपल। ठीक, गिवन एग्जांपल, एग्जांपल हम लोग देंगे इसमें। नंबर 1 पे है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो जो उसमें पीएच वैल्यू जो है, मतलब चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, सब में पीएच कहीं ना कहीं उनका वर्क है, और सब में पीएच है। ठीक, सब में पीएच है। इसके बाद इन्होंने पूछा है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हीट को रिलीज करते हैं, हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आंसर 5, हाँ 5 का सेकेंड फॉर एग्जांपल ले लिया हमने। एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे मान लो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम लोगों ने इसमें क्या किया कि वाटर डाला हमने, तो इसको जो है अपने आयनिक में इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो इसे लिखेंगे हम लोग 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, और प्लस इसमें से क्या निकलेंगी, रिलीज होंगी हीट। तो जिसमें से हीट रिलीज हो जाए उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, 6 में राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑफ 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। दिस इज 6। तुम लोग कहेंगे आंसर 6 के ए पार्ट। ए पार्ट में हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन ऑफ 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड के हम लोग 2 प्रॉपर्टीज बताएंगे, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नहीं केमिकल। तो नंबर 1 जैसे एथेनोइक एसिड का फार्मूला CH3COOH। एक काम करते हैं, इसे जो है NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Na को ब्रेक करो और यहाँ से H को ब्रेक करो। ठीक, तो H और AOH मिलकर ये हमारे पास वाटर बनेगा और ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। तो CH3COONA प्लस H2O। अब फिर से CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक, एथेनॉल से इसकी रिएक्शन करवाओ, OH को ब्रेक करो, यहाँ से H को ब्रेक करो, H और OH H2O, तो ये बनेगा हमारे पास CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक, ये एथिल एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये हो गया दोनों के दोनों इनकी प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट, तो हम लोग कहेंगे आंसर 6 और उसके बी पार्ट। 6 के बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है राइट केमिकल, नहीं, हाउ विल यू
ऑब्टेन द फॉलोइंग, राइट केमिकल इक्वेशन, केवल केमिकल इक्वेशन देंगे। नंबर 1 पे है वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। मतलब फर्स्ट में है यहाँ पर वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो है उससे हम लोग वॉशिंग सोडा जो है मैकिंग करेंगे। ठीक है, कैसे मैकिंग करेंगे? तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, और इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसे ना हम लोग हीट कर देते हैं। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा, इससे भी बेकिंग सोडा कहेंगे, वैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। बट अगर हम लोग उसमें हीट कर रहे हैं तो वाटर तो रहेगा नहीं यहाँ पर, तो इसके लिए Na2CO3 कहेंगे हम लोग। प्लस क्या कहेंगे हम लोग? प्लस H2O, क्योंकि हम लोग वाटर को निकाल देंगे, और प्लस यहाँ से CO2। बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए Na 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑल बैलेंस। ठीक, इसके बाद देखो सेकेंड कंडीशन में है, कंडीशन सेकेंड में है प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग मैक कर रहे, बना रहे हैं, मैकिंग कर रहे हैं। तो जिप्सम का फार्मूला हमारे पास होता है कि CuSO4 × 2H2O। ये हुआ जिप्सम, ये क्या हुआ? जिप्सम। ठीक, एंड इसमें जो है इसको हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन पर, इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका फार्मूला CaSO4 × ½ H2O, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, प्लस इसमें वाटर जो है वो निकल जाता है। ठीक है, दोनों के लिए क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्लीनिंग नहीं, हाँ, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप। देखो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप जो है, तो ये हम लोग क्लीनिंग जो है इसको हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं सेट 4 में, क्वेश्चन नंबर 7 में मिसेल के रूप में। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 7 है सेट 4 है, वहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। तो आई होप वहाँ पर आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट बना चुके होंगे, चेक कीजिए आप लोग इसको स्टडी कर चुके हो। तो आप लोग दोबारा इसको फिर से एक बार से अपने हिसाब से नोट बना लेना, मतलब लिख लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना। इसके बाद जो आपके पास है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग तो अभी हाल ही में हम लोग सेट 6 में पढ़ के आए हैं, सेट 6 क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, और इसके बाद कोरोशन, तो कोरोशन भी हम लोग सेट 4 में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कोरोशन जो है कहाँ पढ़ चुके हैं? सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 में ही है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल, तो एडिशन भी हम लोग सेट 4 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 पार्ट्स दिए गए थे, 3 पार्ट्स में एक पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मिसेल, एक पार्ट में रोस्ट क्या नाम एडिशन, और एक पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था रोस्टिंग। ठीक है, सॉरी रोस्टिंग नहीं, ये पढ़ा था हम लोगों ने क्लीनिंग एक्शन ऑफ शॉप, और हाँ रोस्टिंग, रोस्टिंग 6 में, और ये क्या नाम कोरोशन और एडिशन। तो कोरोशन, एडिशन और मिसेल, ये तीनों चीज आप लोग सेट 4 में आप लोग पढ़ चुके हो, 4 सेट क्वेश्चन नंबर 7 के। इसके बाद राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन करवाओ। तो हम लोग कहेंगे कि आंसर जो 7 है, 7 का हमारे पास और है, और उसी का हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको उल्टा लिख दो, मतलब CaSO4 × ½ H2O, ये हम लोगों ने इस पर हम लोग किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो वाटर हुआ हमारे पास प्लस 3/2 H2O, रिएक्शन जैसे रिएक्शन करेंगे तो जिप्सम बनेगा हमारे पास CaSO4 × 2H2O, तो ये बनेगा हमारे पास जिप्सम। ठीक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में है, थर्ड में है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द ऑब्टेनिंग मर्क्यूरी एंड
सिनेवार। तो मर्क्यूरी और सिनेवार मतलब समझना, थर्ड थर्ड ऑप्शन को कर रहे हैं, इसके थर्ड कंडीशन को कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सिनेबार, सिनेबार जानते हो, मर्क्यूरिक सल्फाइड लेते हैं यानी H2S, जिसे हम लोग कहेंगे कि सिनेबार, ठीक, सिनेबार। और प्लस हम लोग इससे हम लोग 3O मतलब O2 और रिएक्शन इसको हम लोग जो है हीट कर देंगे और ये बनेगा हमारे पास HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और प्लस SO2 प्लस SO2। बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर Hg2S, ठीक, Hg2S। और यहाँ पर जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और Hg2 O हुआ 2 टाइम्स यानी 4 टाइम्स, O हुआ 3 to the 6, 2 से मल्टीप्लाई करो, यस 2 टाइम्स, यस 2 टाइम्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ये हुआ Hg, अब बैलेंस करो, 2Hg और 6 4 to the 6 2s, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। आगे 8 नंबर में राइट ऑन मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। तो जाइलम का जो फंक्शंस है, तो राइट ऑन मेन फंक्शंस ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो जाइलम है उनका काम क्या होता है, जो जाइलम उनका वर्क होता है कि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, चाहे जितने भी डिस्टेंस पर हो उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ये जाइलम का वर्क होता है। इसके बाद इन विच ऑर्गेन ऑफ बॉडी कॉपर टी इज पैलेस्ड। कॉपर टी कहाँ पर लगाते हैं, यूटेरस में, ठीक है, यूटेरस में। इसके बाद वन विच प्लांट डिड मेंडल परफॉर्म इस एक्सपेरिमेंट। तो सबको पता है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या है, पी प्लांट्स, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ये क्या होता है, ये तो डिलीवर करना होता है इसको, किससे कैसे, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को डिलीवर करना होता है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मतलब जो ब्लड होता है उसका डबल, मतलब पहले ब्लड क्या काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है, अच्छा, ब्लड जो है हमारे बॉडी में जो लीवर है, ठीक, जो हार्ट्स है, लीवर नहीं हार्ट्स है, हार्ट से ही तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको डबल बार 2 बार चक्कर लगाना जिसको हम लोग कहेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन। पहले हार्ट पे, हार्ट से फिर बॉडी पे पहुंचना, बॉडी से फिर हार्ट्स में, मतलब इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। हार्ट्स के 2 डिवाइड है, हार्ट्स के 2 डिवाइड है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। राइट से पहले पंपिंग होकर ब्लड पहुंचता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, फिर वहां से जो होता है ब्लड फिर से सप्लाई होके, सॉरी, वहां से ब्लड फिर से आता है कहाँ पर, हार्ट पे, हार्ट पे ब्लड सप्लाई होता है, फिर ब्लड को पहुंचा देता है बॉडी के हर एक डिफरेंट पार्ट्स पे, मतलब प्योर वाटर करते हैं। तो 2 बार भेजना उसे हम लोग कहेंगे डबल सर्कुलेशन। इसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन नेफ्रॉन इन किडनी, हाउ डज इट फंक्शंस। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को आप लोग सेट 2 में पढ़ चुके हो ना, नेफ्रॉन को सेट 2 पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, न्यूट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ट्रांसपिरेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन भी आप लोग पीछे सेट में पढ़ चुके हो ना, वही जाइलम का वर्क होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, फ्लोएम का वर्क होता है प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में वाटर को पहुंचा देना, ठीक है। और वहां से वाटर जब रिमूव होता है लीफ द्वारा, ठीक है, बाय लीफ, वाटर रिमूव बाय लीफ, मतलब लीफ के द्वारा वाटर जो रिमूव होता है, रिलीज हो जाता है एकदम से पौधे से, तो उसे प्लांट से, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और इसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल,
पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे चाइल्ड्स होते हैं उन्हें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब वो एजुकेटेड होंगे तब हमारे जो इंडियाज़ में रूल्स हैं, हम दो हमारे दो, इसे वो फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे फॉलो कर पाएंगे। जब फॉलो कर पाएंगे तो हम लोग जो अपनी जनरेशन में हैं, जनरेशन में जो आने वाले आगे के जनरेशन है, उस जनरेशन में जो भी चाइल्ड्स हम लोग मतलब कि जो भी बच्चे होंगे ना, तो वो कम मतलब समथिंग। अच्छा, पुराने लोग क्या करते थे, बहुत पहले के लोग बहुत अधिक अधिक जो है वो चाइल्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा से अधिक अधिक, मतलब किसी किसी की को 5 बच्चे हो जाए, किसी के 6 बच्चे हो जाए। तो अब इसी को कंट्रोल करना, जब हम लोग एजुकेटेड होंगे तब हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर महंगाई भी है, ठीक है, बच्चे को पढ़ाना भी है हमें। तो अगर हमारे 4 बच्चे होंगे तो हम उस प्रकार से उन्हें जो ना स्टडी नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार से हो सकता है कि हम कॉन्वेंट स्कूल की वजह से हम प्राइमरी स्कूल में उनको डाल दें और उनकी अच्छी शिक्षा ना हो पाए, ठीक है, उनकी एजुकेशन जो है ठीक तरह से ना हो पाए। इस कारण से इस चीज़ को हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर हमारे अधिक से अधिक चाइल्ड्स होंगे तो हम उनको, हो सकता है, मतलब अब तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, फिर भी बाई चांस थॉट कि हो सकता है कि उनको हम पौष्टिक, जो पौष्टिक भू फूड से है, पौष्टिक आहार है, भोजन है, फूड से, इसे हम उनको ना दे पाए ठीक से। हो सकता है बाई चांस, वैसा नहीं, अब तो वही सिस्टम नहीं है, बाई चांस हो सकते हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो हैं ये भी थॉट आनी चाहिए कि मिनिमम एज में जो बच्चों को मैरिड करवा देते हैं, मतलब शादी करवा देते हैं, मिनिमम एज में शादी नहीं होनी चाहिए। कम से कम मैक्सिमम एज जो है 18 क्रॉस होनी चाहिए, 23 क्रॉस होनी चाहिए, तब उनकी शादी होनी चाहिए, जिससे कि वो भी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल समझ जाएंगे कैसे कंट्रोल करेंगे। और इसके बाद ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो बस ख़त्म। तो आज देखो हम लोगों ने जो आपका सेट 7 है ना, उसे हम लोग कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब देखो हम लोग जो हैं सेट जो है अब 2024 के सेट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं 2024 के सेट में। तो आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट में। आज के सेट में दोस्तों इतना ही, ठीक।